नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बताइए क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? सेकुलरिज्म की टॉनिक का डोज दिन में 5 बार की बजाय 10 बार लिया होता तो ये हाल कतई नहीं होता। ताज्जुब है कि 1 साल लग गया इतनी हिम्मत जुटाने में, 1 साल लग गया एक इंटरव्यू देने में, 1 साल लग गया जुबान खोलने में। सही पकड़े हैं, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के दिए 2 इंटरव्यूज का ही जिक्र कर रही हूँ। अब सवाल तो बनता ही है कि कहाँ गवा दी वो हिम्मत, वो दिलेरी, वो सबको नचाने का जज्बा, हर बात में नाक घुसेड़ने की आदत कहाँ चली गई? सामना के जरिए बात बात पर विपक्षी नहीं सहयोगी पार्टी बीजेपी को डराने धमकाने की अदा। सत्ता संभालने के बाद 1 साल का वक्त लग गया वो हिम्मत जुटाने में। वैसे बड़ा मुश्किल होता है मुद्दों पर चर्चा ना करके सिर्फ एक एजेंडे वाला इंटरव्यू देना। पिछले 1 साल में सरकार की ऐसी तैसी करने वाले किसी भी मुद्दे को छुए बिना बस बीजेपी को हर बात के लिए कटघरे में खड़ा करने वाला इंटरव्यू देना वाकई टेढ़ी खीर है। मजेदार तो यह है कि पिता ने अपना घर का अखबार चुन लिया तो बेटे ने चुन लिया घर का ही वो दूसरा चैनल। जी हाँ, फ्रेंडली चैनल आज तक, जिसके अंग्रेजी चैनल इंडिया टुडे को बचाने में पूरी उद्धव ठाकरे सरकार लामबंद होकर खड़ी है। तो अब कुछ तो एहसान चुकाने का काम करेगा ये फ्रेंडली चैनल या नहीं? जुम्मा जुम्मा करके महाराष्ट्र की जनता को आखिर वो दिन देखना नसीब तो हुआ जब चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे जी बोलने को तैयार हुए। उनके युवा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने जुबान तो खोली। मजेदार तो यह है कि दोनों बड़ी ही चतुराई से बड़े बड़े विवादित मुद्दों को धता देते हुए पतली गली से निकल गए। वो वही बोले जो वो पिछले 1 साल से रटते चले आ रहे थे, जिससे वो पिछले 1 साल से डरे हुए थे। अब ये एक इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता कि दोनों बाप बेटे ने अपने अपने इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर ही निशाना साधा। एक ने बीजेपी को ही खिचड़ी पकाने की रेसिपी बताने की धमकी दे दी, हाथ धोकर पीछे पड़ जाने की चेतावनी दे दी, हर बात पर राजनीति ना करने की हिदायत दी, और दूसरे ने बीजेपी को दुश्मन बता डाला, बीजेपी को ही अपनी कुर्सी के लिए खतरा बता दिया। कमाल है, एक जैसी स्क्रिप्ट, एक जैसी बातें घुमा फिराकर दोनों ने अपने अपने इंटरव्यू में परोस दी। साफ लग रहा था कि सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने ही दोनों इंटरव्यूज का मसौदा तैयार किया था। अरे घर के अखबार में तो वैसे भी पहले जवाब ही तय किए गए होंगे और फिर उन्हें देखकर ही सवाल तैयार किए गए होंगे। इस काम में तो महारत हासिल है संजय राउत को। पानी पी पी कर किसी को भी कोसने का काम वो काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। फिर फ्रेंडली चैनल आज तक और इंडिया टुडे का क्या है, वहां भी सवाल बताकर इंटरव्यू लेने का चलन पुराना है। याद है ना कैसे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया गया था? तो वहां भी सारे सवाल जवाब पहले से ही प्लांट करवा लिए गए थे, ऐसा सूत्र कहते हैं। अब फेक टीआरपी स्कैम में इंडिया टुडे को बचाने के लिए अर्नब गोस्वामी के चैनल के खिलाफ 1400 पन्नों की चार्जशीट फाइल तो कर दी गई है, रायता फैला दिया गया है। अब घर के अखबार का यही फायदा होता है, जो खिचड़ी पकानी होती है, जो मसाले डालने होते हैं, वो आप आराम से अपने एजेंडे के हिसाब से डाल सकते हैं। और फ्रेंडली मीडिया की दोस्ती जनाब, बड़ा म्यूचुअल काम होता है ये सब। तू मेरी पीठ खुजा, मैं वक्त आने पर तेरी पीठ खुजाऊंगा। अब जहां क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है, आदमी इंटरव्यू देने के लिए वहीं पर ही तो कंफर्ट फील करता है। इसमें किसी को भी कुछ भी बोलने का हक कतई नहीं है। ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, जिससे मन करे उससे आप बात कर सकते हैं। अब लोग तो यही कहेंगे कि अगर वाकई हिम्मत थी तो दे देते सारे चैनल्स को इंटरव्यू। सबको बुला बुलाकर इंटरव्यू देने का काम सरकार की पहली सालगिरह पर तो किया ही जा सकता था। ये ना सही तो कर डालते एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही नहीं, लोग तो ये भी कहेंगे कि उद्धव ठाकरे को अर्नब गोस्वामी को ही इंटरव्यू दे देना चाहिए था। अब ऐसा थोड़े होता है, आ बैल मुझे मार थोड़ी ही करना था। इन 2 इंटरव्यू से जहां तीर चलाने थे, जिसे निशाने पर लेना था, वो काम तो हो गया। इसमें क्या बुरा मानना। खैर, 1 साल पहले वो पार्टी जिसका महाराष्ट्र में डंका बजता था, जिसकी गिनती हिंदुत्व की पैरोकार पार्टियों में होती थी, उसे डरे सहमे देखकर वाकई अफसोस होता है। आज ये पार्टी इस कदर डरी हुई है कि आप पूछे मत। सोते जागते उद्धव ठाकरे को पता नहीं ये क्यों लगता है कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की जुगत में लगी हुई है। ये सच है कि वो वाकई बहुत डरे हुए हैं, और डर की परिभाषा अगर इंसान तय कर पाता तो यकीनन
इन दो जोड़ी इंटरव्यूज को देखकर जरूर एक नई परिभाषा घड़ ली जाती। मजेदार तो यह है कि ये दोनों इंटरव्यू महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर दिए गए थे। ठीक, तो फिर बात तो सरकार के कामकाज और उपलब्धियों की होनी चाहिए थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार का 1 साल ओवर हो गया है, पर सत्ता खो जाने का डर अभी ओवर नहीं हुआ है। डर अब भी अपनी जगह बरकरार है। अब डर लगे भी क्यों ना, कमाल है जिसने इतने जतन से इतनी कुर्बानियां देकर सत्ता हासिल की हो, उसका डर तो स्वाभाविक ही है ना। और जब केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ये फरमा रहे हो, तब तो डर का डोज डबल हो ही जाएगा। राव साहेब का ये कहना कि बीजेपी महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 महीने में अपनी सरकार बना लेगी, जाहिर है इस दावे ने शिवसेना के कान खड़े कर दिए हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बिना किसी पार्टी के कैसे बना सकती है? अब बीजेपी कांग्रेस या एनसीपी के साथ तो समझौता नहीं करेगी, तो क्या शिवसेना के 2 फाड़ होने वाले हैं? क्या शिवसेना के कुछ विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? अब ये ऐसे सवाल हैं जो शिवसेना में खलबली मचाए हुए हैं, और कोई माने या ना माने पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत की नींद तो उड़ी हुई है। ऐसे में अपना घर संभालने से ज्यादा जरूरी है बीजेपी पर हमला करना। यही वजह है कि बाप बेटे दोनों ने एक स्ट्रेटेजी के तहत अपने अपने इंटरव्यू में एक जैसी बातें कही। वो क्या कहते हैं? डिफेंसिव होने से ज्यादा बेहतर है ऑफेंसिव हो जाना। तो शिवसेना इस वक्त कुछ इसी तरह की रणनीति पर काम कर रही है। वैसे भी उद्धव ठाकरे सरकार ने अभी तो जुम्मा करके जैसे तैसे 1 साल ही पूरा किया है। इस पर इस कदर इतराने की भी जरूरत नहीं है। अरे 4 साल का टाइम तो अभी भी बाकी पड़ा है। कांटों का ताज अब भी सिर पर है और बैठने के लिए अब भी 3 टांग की कुर्सी ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। अब ये तो कहने की बात नहीं है कि कैसे पिछले 1 साल के दौरान डर के साए में रही उद्धव ठाकरे सरकार। याद है ना, बीच में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच होटल के एक कमरे में मुलाकात भी हुई थी, और इस मुलाकात ने भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। बीजेपी और शिवसेना के फिर साथ आने की अफवाहें तक उड़ने लगी थी। जब गद्दी के लिए अपनी विचारधारा को ताक पर रखना पड़े, तब उस गद्दी की अहमियत को समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जिस हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना की नींव परम आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने रखी थी, जब उसी हिंदुत्व के साथ समझौता करना पड़े तो सोचिए गद्दी पर बैठने का मोह कितना प्रबल रहा होगा। इसी डर के चलते पिछले 1 साल से उद्धव ठाकरे गिन गिन कर दिन काट रहे थे। हिंदुत्व के मुद्दे पर भले ही शिवसेना को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत ना हो, अपनी पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ साथ जनता के साथ की तो जरूरत है ना। जनता के विश्वास के बिना, लोकतंत्र में जनता की सपोर्ट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। वैसे पिछले 1 साल के महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल के बारे में बताने के लिए यूं भी उद्धव ठाकरे के पास है क्या? जिस सरकार का पूरा तंत्र ही एक पत्रकार को फंसाने में लगा हुआ हो, उस सरकार ने जनता के लिए पूरे साल क्या किया होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। पुलिस प्रशासन को महाराष्ट्र के लोगों की चिंता करने की फुर्सत मिले तब तो उद्धव ठाकरे कुछ बात करते। बेचारी पुलिस को तो सोते जागते अर्नब गोस्वामी को कैसे फंसाना है, कैसे अपने आका को खुश करना है, यही सब करने का ऑर्डर दिया गया है। ठीक ही तो कह रहे थे उद्धव ठाकरे संजय राउत के साथ दोस्ताना इंटरव्यू देते हुए कि आप मेरे पीछे पड़ जाओगे तो मैं आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाऊंगा। वो अर्नब के पीछे हाथ धोकर इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अर्नब गोस्वामी बीजेपी के ही नुमाइंदे हैं। अर्नब गोस्वामी बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं। अर्नब गोस्वामी बीजेपी के लिए बैटिंग करते आ रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास वैसे भी कोरोना के बवाल को संभालना, फिर पालघर लिंचिंग से निपटना, सुशांत की मौत पर बवाल, दिशा सालियान की मौत पर सवाल, फेक टीआरपी स्कैम, रिपब्लिक टीवी पर घमासान, बॉलीवुड गैंग, ईडी, सीबीआई और एनसीबी, बताइए इन सबसे निपटे उद्धव ठाकरे या फिर राज्य के किसानों और लोगों की भलाई के बारे में सोचे? अब जब पूरा साल तो वो इन सबसे निपटने के लिए अर्नब गोस्वामी को फंसाने में लगे रहे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में फटकार खाते रहे, तो फिर वो कब महाराष्ट्र के किसानों के लिए, वहां की आम जनता के बारे में कुछ सोचते या कुछ करते? बेचारे अपनी सरकार बचाते या फिर सरकारी काम करते। इसी उलझन में कब 1 साल गुजर गया उन्हें पता भी नहीं चला। शुक्र मनाना चाहिए उन्हें अर्नब गोस्वामी का कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को इतना व्यस्त रखा, वरना सत्ता जाने के डर में इंसान क्या कुछ ना कर गुजरता और क्या कुछ ना कह बैठता। पर अर्नब गोस्वामी को सबक सिखाने के एजेंडे में तो अब भी कोई कमी नहीं आई है।
फुल स्पीड पर यह काम चल रहा है। बाकी काम हो ना हो, पर यह काम तो उद्धव ठाकरे करके ही दम लेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तो सारा काम धाम छोड़कर उद्धव ठाकरे की इस मंशा को पूरा करने में लगे हैं। पहले फेक टीआरपी स्कैम पर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है और अब मुंबई पुलिस अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में भी अर्नब के खिलाफ पुख्ता चार्जशीट तैयार करने में लगी हुई है। अब इतना सारा काम अगर मुंबई पुलिस कर रही है तो सोचिए, ड्रग्स रैकेट, मनी लॉन्ड्रिंग के मसले किसे नजर आते हैं। अब तो उद्धव ठाकरे के नजदीकी विधायक प्रताप सरनाइक पर कसा ईडी का शिकंजा भी शिवसेना के लिए परेशानी का सबब है। अब वो जब भी मुंह खोलेगा तो बताएगा ना कि 175 करोड़ के घोटाले में से वाकई 7 करोड़ का कमीशन लिया गया या फिर रकम और ज्यादा बड़ी थी। किस किस को और किस किस का हिस्सा था इसमें, कौन कौन सी और बड़ी मछलियां भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल हैं, इस बात का डर तो अभी भी बना हुआ है ना। वैसे चलते चलते बता देते हैं उद्धव ठाकरे जी को कि डर के आगे जीत ही होती है, ऐसा हमेशा सच नहीं होता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।